हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं आज हमारे यहाँ पर जो फिज़िक्स के एस.सी. वर्मा सर हैं, उनका भाषण है हमारे डिपार्टमेंट में। देख सकते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है आज का दिन। शिक्षक है तो मैथमेटिक्स से करेंगे, इकोनॉमिक्स के शिक्षक है तो इकोनॉमिक्स से करेंगे। अब इसके अंदर में एक जो सबसे पहली जरूरत है कि मुझे अभ्यास होना चाहिए सोचने का। एक शिक्षक के नाते सबसे पहले तो मुझे अभ्यास होना चाहिए ना कि एक परिस्थिति दी है तो मैं उसको समझ लूं, क्या है परिस्थिति, उसको समझ पाऊं और फिर उसके बाद मैं उसकी एनालिसिस करूं, उसकी व्याख्या करूं, उसमें से क्या क्या रास्ते चाहिए अपने को आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे आना चाहिए, पहले सोचना मुझे आना चाहिए और ये जब मुझे आएगा तब मैं ट्रांसमिट करूंगा अपने स्टूडेंट्स के अंदर में। तो आज की कार्यशाला का जो बड़ा भाग होगा वो यही होगा कि हम आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां दिखाएंगे। वो बोर्ड पर लिख करके क्वेश्चन नहीं देंगे ना, लेकिन वो परिस्थितियां आपको दिखाएंगे। बात वही है, चाहे उसको आपको पढ़ना पड़े और चाहे इसको आपको देखना पड़े। आप एक खास सिचुएशन आपके सामने रखी गई है, हम आपके सामने रखेंगे। ये जो यहाँ दुकान सजी हुई है यहाँ से वहां तक इस टेबल के ऊपर, वो एक एक परिस्थिति आपके सामने रखने का यहाँ पर सामान है। उस परिस्थिति को आप देखेंगे, उस इवेंट को आप देखेंगे और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर विचार करेंगे, क्या है उसको समझेंगे क्या है। और तब फिर आगे आएगा कि जो आपका पूर्व नॉलेज है, आपके पास पूर्व ज्ञान है, उसमें से किस चीजों का हम यहाँ पे उपयोग ठीक प्रकार से करेंगे ताकि हम उसकी व्याख्या कर सकेंगे। वो जो इवेंट हो रहा है उसको हम पूरी तरह से उसको आत्मसात कर सकेंगे। तो ये एक चरण है, केवल अपने शिक्षाओं का एक चरण है केवल कि मुझको जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, उसका ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि एक नई परिस्थिति है तो मैं देख सकूं कि उसमें क्या करना है, क्या परिस्थिति है वो समझ सकूं और उसके बाद उसमें क्या करना है उसका मैं प्लान कर सकूं और प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो ये एक चरण है जिस पर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे चरण होते हैं कि हमें तो सब कुछ ठीक है, ये है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो रुचि नहीं दिखा रहे, क्लास में आ नहीं रहे, एब्सेंट हो रहे। वो मार्क्स ओरिएंटेशन है कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो मैं तो बहुत अच्छा है, मेरे को सब समझ आ रहा है, मुझे मजा भी आ रहा है, समझ भी रहा हूँ मैं, आनंद भी आ रहा है अपने सब्जेक्ट में, लेकिन मेरे सामने के बच्चे जो है उनको कैसे मैं वो आनंद दिलाऊं, उनको अनुभूति एक बार कैसे होगी, नहीं ये भी एक्साइटिंग है, ये भी चैलेंजिंग है, चैलेंज में भी एक्साइटमेंट है। मार्क्स लाने में जितना एक्साइटमेंट है उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट चीज़ों को समझने में है। तो वो जो एक डिलीवरी के समय की समस्याएं हैं वो एक अलग चैलेंज होती है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल का, आपके बोर्ड का, कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी क्या प्राथमिकता है, क्योंकि हम तो शिक्षक इंडिपेंडेंट नहीं है, हम तो किसी बोर्ड के तहत आए होंगे, किसी कॉलेज स्कूल के तहत आए होंगे। तो मैं एक इंडिपेंडेंट शिक्षक नहीं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं तो उनके तो ये ठीक है, उनकी अपनी अपनी वो दुकान है, जब मर्जी हो ताला लगाओ, जब मर्जी हो बल्ब जलाओ, जब मर्जी हो उसमें लड़ी जान लगाओ। लेकिन अगर हम किसी बोर्ड के तहत आए, अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल से आए हैं जिसके ओनर हैं, जिनका अपना मैनेजमेंट है, ये है, तो हम उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो भी एक चुनौती है। सरकारी विद्यालय हैं तो हम सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो भी एक चुनौती है, उनके अनुसार भी हमें चलना है, नहीं तो हमारा अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत तरह की चुनौतियां होंगी, उन सबको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। सामान्यतः मैं ये भी कभी कभी कहता हूँ कि चलो एक बात को हम राष्ट्र निर्माता की भूमिका को भूल जाते, मुझे नहीं करना राष्ट्र निर्माण, मुझसे नहीं होता राष्ट्र निर्माण, लेकिन स्वयं के आनंद के लिए तो कुछ कर सकते ना, स्वयं के आनंद के लिए तो कुछ कर सकते हैं, अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं। तो अगर कोई मैंने नई परिस्थिति देखी, उसको सोचना सीखा और सोचना जो हमने सीखा हुआ है उसको यहाँ प्रयोग करके देखा कि हाँ जो हमने सीखा हुआ तो उससे मेरा काम चला कि नहीं चला, कि मुझे अपनी गुणवत्ता और बढ़ानी है, तो अपना विकास तो कर ले, छोड़ दो राष्ट्र को, छोड़ दो स्टूडेंट्स को। हमें अपना सब्जेक्ट ठीक से पता है कि नहीं, जो सबसे पहली जरूरत है कि हमें अपना सब्जेक्ट ठीक से पता है कि नहीं।
अगर किसी ने कपड़े बदल दिए तो मैं उसको पहचानता हूं कि नहीं, अरे ये वही है, खाली कपड़े बदल के आए। ये हम कपड़े ही देख करके आदमी को पहचानते हैं। तो हम अपना विकास तो कर ही सकते हैं। तो हमारी आज की जो कार्यशाला होगी उसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि हम अपना विकास करें, हमारे अंडरस्टैंडिंग्स के अंदर में कहीं गैप्स हैं। अब मेरा क्या काम है कि मैं आपको ऐसी परिस्थितियां पैदा करके दूं कि वो गैप पर डिपेंड हो जाएगा। उसका जो वर्णन है वो गैप नहीं है तो आप दूसरी तरह से करोगे, गैप है वो डायग्नोस वहां पर होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ों की जरूरत है। ऐसे करके हम लोग इसका चलाएंगे। 6 बच्चे जो सामने वाले थे वो एक स्वर में एक साथ बोले म्याऊं। अब ये जो एक स्वर में एक साथ बोले तो सबकी बोलियां जो आपस में बातें कर रहे थे वो बंद हो गया। ये क्या हुआ? तो सबने देखना शुरू किया उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ जहां ये लोग खड़े थे और सब चुप हो गए, बातें बंद हो गई। प्रिंसिपल साहब जाओ पढ़ाओ, जाओ पढ़ाओ। तो शोर होना चाहिए, लेकिन शोर शिक्षक के नियंत्रण से होना चाहिए। मैं शोर कर पाऊंगा। मैंने एक बार 1 साल क्लास लिया था एक प्राइमरी स्कूल के अंदर में, IIT कानपुर में जब मैं ना, तो वहाँ पे अपर प्राइमरी 8वीं तक का था। तो मैंने 1 साल कहा कि मैं चूंकि स्कूल के शिक्षकों के साथ में काम करता हूँ तो मुझे भी अनुभव होना चाहिए, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो 1 साल मैंने बकायदा वहाँ साइंस पढ़ाया और मैं उनके प्रिंसिपल से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरा पीरियड जो है उसके लिए मुझे कोई अलग जगह दे दो। आपका जो सटे क्लासरूम है, छोटा सा स्कूल था, सटे क्लासरूम थे, वहाँ पे मेरे को दोगे तो बाकी के लोग सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे एक सेपरेट प्लेस दो क्योंकि मैं शोर कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे एकदम आउटर क्लास के बिल्डिंग के बाहर में एक अलग से हॉल था जिसमें कि कुछ उनके स्टेज प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ बच्चे लोग तैयार होते थे। उसको क्लासरूम बना के मुझे सौंपा। 1 साल मैंने उसमें पढ़ाया और प्रिंसिपल और सब लोग आके बैठ के देखते थे कि कैसे शोर होता है क्लास के अंदर में और कैसे पढ़ाई होती है शोर के साथ में। तो आप बेझिझक खूब बोलिएगा। हम जब आपके सामने कुछ परिस्थितियां ये सब जो रखे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे और आप उसका वर्णन करेंगे या आप जो प्रश्न करेंगे तो खूब अच्छी तरह से आप बातें करिएगा और किसी प्रकार का ये महसूस मत कीजिएगा जो नवल जी ने मेरे बारे में ऊंची बातें कही हैं उनको भूल जाइएगा। और बिल्कुल सहजता के साथ में हम लोग ये सारे कार्यक्रम करें। ठीक है, धन्यवाद। फाइनेंस टाइप के हैं, परमानेंट टीचर नहीं है। बच्चों ने एडमिशन लिया तो इतने पढ़े लिखे लोग मिल ही जाते हैं कि पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, जैसा समझ से इग्नू या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होती है कई बार जो डिस्टेंस लर्निंग में करते हैं, ऐसा उन 2 बच्चों ने एडमिशन लिया। रजिस्ट्रार साहब ने उस एस्ट्रोफिजिक्स के जितने भी एक्सपर्ट रजिस्टर्ड थे उनको फोन किया कि साहब इस साल 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, अगर आप पढ़ा दें इस सेशन में। अब 2 ही बच्चे हैं, कितना पैसा मिलेगा? अमेरिकन सोसाइटी हमारे मुकाबले काफी मेटेरियलिस्टिक मानी जाती है, वैसे अब हम भी पीछे नहीं है उनसे। तो अधिकतर लोगों ने मना कर दिया, 2 में क्या पैसा मिलेगा यार, छोड़ो। एक करके सबने मना किया। उसमें एक भारतीय भी थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने मना किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आपने नाम सुना होगा, वो सीवी रमन के भतीजे भी लगते थे रिश्ते में और बड़ा नाम रहा है फिजिक्स में, उनके बारे में फिर बात करते हैं। अब दोनों बच्चे बड़े निराश। 1930-40 का दशक, आप सोचिए आज भी अगर कोई यहाँ भारत या चीन से अमेरिका पढ़ने जाए और उसे टीचर नहीं मिल रहा हो, वो तो उस दौर की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात। वो निराश होकर रजिस्ट्रार के पास गए। रजिस्ट्रार ने कहा यार बाकी सबने तो मना कर ही रखा है, मना तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भी किया है, लेकिन इंडियंस फिर भी औरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा इमोशनल फूल होते हैं, एक बार ट्राई कर लो, ऐसा करो इनके घर जाके मिल के आओ। बच्चों ने कहा सर बिना अपॉइंटमेंट के, अमेरिकन सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सोसाइटी में आप भी जानते हैं अतिथि वाला भाव अब कहीं नहीं है,
अब यह है कि अपॉइंटमेंट लेके जाना है। उन्होंने कहा सर वो नाराज होंगे। हाँ उन्होंने नाराज तो होंगे, लेकिन फोन पे तो वो टाइम देंगे नहीं क्योंकि पहले ही मना कर चुके हैं, और वैसे भी मना ही कर चुके हैं ना यार। एक बार जाके संडे के दिन रिक्वेस्ट कर लो भाई, क्या पता मान जाए। तो अब बच्चों के पास जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो गए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपने घर के बाहर लॉन में पाइप से पानी वानी दे रहे थे पौधों को। दो बच्चे गेट उन्हें खड़काया और कहा कि साहब हमें आपसे मिलना था। पहले तो नाराज हुए कि आप बिना अपॉइंटमेंट लिए आए। बच्चे रिक्वेस्ट करते रहे सर बस 5 मिनट 10 मिनट जो भी कहा होगा। अच्छा चलिए, फिर अब उन्हें भी पाइप एक तरफ रखा, कहा आओ बैठो, बैठाया, शिष्टाचार के तहत चाय पानी पिलाया और बातचीत शुरू की। 10 मिनट के लिए जो बातचीत शुरू हुई थी वो पता ही नहीं लगा कि वो कई घंटों तक चली। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इतना मजा आया उन दोनों बच्चों से बात करने के बाद। वो वास्तव में बहुत ही इच्छा रखते थे, पूरी जितना वो उनके लेवल का था बीएससी तक वो जानते थे, और उनकी जिज्ञासा इतनी जबरदस्त थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को बहुत सालों बाद कोई बच्चे मिले अमेरिका में जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे सब्जेक्ट में, और फ्लो में वो कह गई लास्ट में यार मैं पढ़ा दूंगा तुम। तो रजिस्ट्रार का अनुभव सही था। हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन आते थे और 50 या 60 किलोमीटर दूर था, लेकिन अमेरिकन हाईवे बड़े हैं, गाड़ियां बड़ी हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। अब आप सोचिए एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी पढ़ाने आया है, क्लास में 2 बच्चे हैं। ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जब बच्चे कम हो तो हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़े, एक शिक्षक होने के नाते। अब आप ये समझिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किस लेवल का पढ़ाया होगा कि उन 2 बच्चों को कभी ये नहीं सोचा कि ये क्लास भरी भी नहीं है, 2 ही है। पूरा तन मन से जितना ज्ञान था वो सारा दिया, और ये प्रूफ इस बात का है कि बेहतरीन पढ़ाया, क्योंकि उन दोनों बच्चों को पहले नोबेल अवार्ड मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला है चंद्रा लिमिट के लिए। आप भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी सभी हम मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। मैं केवल टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पे बात कर रहा था कि टीचर ने कभी नहीं सोचा कि 2 ही बच्चे हैं क्लास में, उसने पूरे मन से पढ़ा, बच्चों ने भी पढ़ा है। और ये पूरी स्टोरी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड 2 फिजिक्स स्टूडेंट, आप गूगल करिएगा। फाइनली 5 बजे देखो छुट्टी हो चुकी है, अभी 5 बज रहा है। आज रियल लाइफ में पहला दिन है मेरा कॉलेज का, जब मैं इतनी देर तक कॉलेज में रुका हूँ। सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बज चुका है अभी देखो हम जा रहे हैं गेट की ओर को। अभी तो लगभग घर जाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा मुझे, देखते हैं। रियल में यही असली कॉलेज का डे है मेरा आज।